Hello friends and welcome to the video on DC machine and transformer. I am Suvarna Ghate, lecturer NIT Polytechnic Nagpur. Our today's topic presentation on the topic is on unit number 4, that is cooling and parallel operation of transformer. तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने 3 फेज ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन देखा था। अब हम देखेंगे कि 3 फेज ट्रांसफार्मर के कौन से पार्ट्स होते हैं, देन उसका कूलिंग कैसे होता है और पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है। देन फर्स्ट वन इज़ द लर्निंग आउटकम. After watching this video, you will able to understand the course outcome, that is use 3-phase transformer for different application. तो 3-phase ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसके डिफरेंट अप्लीकेशंस क्या है. देन 3-phase ट्रांसफार्मर में पावर ट्रांसफार्मर का क्या वर्क होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का क्या वर्क होता है. देन ये जो 3-phase ट्रांसफार्मर है उस पर कौन से टेस्ट परफॉर्म की जाती है, ये सब आपको इस यूनिट से सीखने को मिलेगा. देन द लर्निंग आउटकम, अंडरस्टैंड द 3-phase ट्रांसफार्मर. 3-phase ट्रांसफार्मर क्या होता है. देन नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर के डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं. देन अंडरस्टैंड द कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर. ये हम इस वीडियो से सीखेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ 3-phase ट्रांसफार्मर. तो पहला है 3 लिम्ब कोर. जो 3-phase ट्रांसफार्मर है उसमें लिम्ब कितने हैं, 3 है, जो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था. ये तीनों लिम्ब पे वाइंडिंग की गई है. इट इज़ यूज फॉर द प्लेसमेंट ऑफ फेज वाइंडिंग पाथ ऑफ लो रिलक्टेंस फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स. जो 3 लिम्ब है उसमें वाइंडिंग की थी. पहले लिम्ब पे आर वाइंडिंग थी, देन सेकेंड इस पे वाई और थर्ड इस पे बी. तो जो अपर वाइंडिंग थी उसको हम प्राइमरी वाइंडिंग बोलते थे और जो लोअर में वाइंडिंग थी उसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते थे. Then 3-phase winding. It is used for the production of EMF due to common flux linking with the winding of transforming electrical energy from प्राइमरी टू सेकेंडरी सर्किट. जो 3 वाइंडिंग है, 3 लिम्ब पे हमने 3 वाइंडिंग की है. 3-phase ट्रांसफार्मर होने की वजह से वाइंडिंग भी कितनी होंगी, 3, दैट इज़ आर वाई बी. सो ये जो वाइंडिंग है ये हम क्यों यूज़ करते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ EMF, जो करंट प्रोड्यूस होता है. देन इससे फ्लक्स लिंक होता है और सेकेंडरी साइड में वोल्टेज जनरेट होता है और यही क्या करता है, प्राइमरी टू सेकेंडरी एनर्जी को फ्लो करता है. बक ऑफ रिले. जब भी हमारे ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट ऑकर होता है तो अगर वो जो फॉल्ट सीवियर है तो बक ऑफ रिले क्या करता है, सिग्नल देता है. अगर बक ऑफ रिले वहाँ सिग्नल नहीं देगा तो ड्यू टू दिस फॉल्ट जो हमारा बाकी ट्रांसफार्मर का पार्ट्स जो होता है वो भी डैमेज होने के चांसेस होते हैं. बक ऑफ रिले गिव द अलार्म सिग्नल इन केस ऑफ फॉल्ट ऑकर इन ट्रांसफार्मर एंड ट्रीट द सिग्नल इन केस ऑफ फॉल्ट इज सीवियर. अगर फॉल्ट सीवियर होता है तो वो क्या करेगा, सिग्नल को या रिले ट्रिप हो जाता है तो उससे क्या होगा कि बाकी ट्रांसफार्मर के पार्ट्स डैमेज नहीं होंगे. देन नेक्स्ट वन इज द कंजर्वेटर. इट प्रोवाइडेड टू ब्रीथ द स्कोप फॉर एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इंसुलेशन ऑयल इन द ट्रांसफार्मर बैंक ड्यू टू हीटिंग एंड कूलिंग. जो कंजर्वेटर होता है वह एक ब्रीदर स्कोप होता है जिसमें एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंसुलेशन ऑयल होता है. तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जब भी आपका ट्रांसफार्मर हीट होगा या रनिंग कंडीशन में रहेगा तब उसका क्या होगा, एक्सपांशन होगा. एक्सपांशन होगा मतलब ऑयल की जो थिकनेस होती है वो हीटिंग के वजह से वो क्या होगा, थीन होगा यानी पतला होगा. बट जब ट्रांसफार्मर स्टेशनरी कंडीशन में होता है, जब रनिंग कंडीशन में नहीं होता है जिसको हम बोलेंगे ऑफ कंडीशन, तब वो क्या होता है, एक्सपांशन होता है, मतलब वो ठीक हो जाता है. तो हीटिंग एंड कूलिंग के वजह से हम ट्रांसफार्मर ऑयल को इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे. देन कूलिंग ट्यूब्स. इट प्रोवाइड्स द इंटरस्पेस फॉर हॉट ऑयल एंड कूल ऑयल फॉर नेचुरल फोर्स सर्कुलेशन. तो कूलिंग ट्यूब्स क्या करता है कि आपका जो ट्रांसफार्मर है
वो ऑयल हीट होने के वजह से वाइंडिंग उसकी हीटअप होती रहती है। जब ट्रांसफार्मर ऑन कंडीशन में रहेगा तो उस ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग को ठंडा करने के लिए कूलिंग इम्पॉर्टेंट है। तो कूलिंग के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो भी हम सामने देखेंगे। तो कूलिंग टिप्स क्या करता है, ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग को ठंडा करेगा। बाय नेचुरली भी कर सकता है या फोर्सफुली भी हम उसको ठंडा करेंगे। देन हम देखेंगे कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। अब आप बोलेंगे कि पैरेलल ऑपरेशन क्यों ज़रूरी है। अगर मुझे ट्रांसफार्मर यूज़ करना है, ठीक है, अगर मुझे 2 kVA का ट्रांसफार्मर यूज़ करना है, बट द 2 kVA का मैं एक सिंगल ट्रांसफार्मर यूज़ कर रही हूँ और एक हाथ लोड वहाँ लगाया हुआ है, तो ये जो ट्रांसफार्मर है वो कंटिन्यूसली शुरू रहेगा। इसमें लोड भी ज़्यादा होने की वजह से ट्रांसफार्मर की इफ़िशेंसी उतनी नहीं रहेंगी। देन ट्रांसफार्मर में लॉसेस ज़्यादा रहेंगे। मे भी हो सकता है कि ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट आ गया, तो अगर मुझे वो रिपेयरिंग के लिए या मेंटेनेंस के लिए भेजना होगा, तब आपको कंप्लीट सिस्टम को शट डाउन करना पड़ेगा। बट पैरेलल ऑपरेशन में क्या होगा कि आपको अगर 2 kVA का ट्रांसफार्मर यूज़ करना है तो सिंगल 2 kVA का ट्रांसफार्मर ना यूज़ करते हुए हम 1 kVA के 2 ट्रांसफार्मर पैरेलल में लगाएंगे। मतलब वो कितना बन जाएगा, आपका ट्रांसफार्मर का रेटिंग सेम है 2 kVA, बट द सिंगल ट्रांसफार्मर ना होते हुए अब वहाँ 1 kVA के 2 ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे और उसके कनेक्शन हम पैरेलल में करेंगे। मतलब वो कितने kVA का बनेगा, 2 kVA का। अब इसका एडवांटेज क्या होगा, 2 ट्रांसफार्मर होने के वजह से जो ट्रांसफार्मर की इफ़िशेंसी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, क्योंकि एक ट्रांसफार्मर पे लोड नहीं आएगा। अब ये दोनों ट्रांसफार्मर ने क्या किया है, लोड शेयर किया है, ठीक है। तो लोड शेयर होने के वजह से ट्रांसफार्मर ज़्यादा हीटअप नहीं होगा। तो ट्रांसफार्मर ज़्यादा हीटअप नहीं होगा तो ट्रांसफार्मर में लॉसेस भी कम होंगे। अगर लॉसेस कम होंगे तो आपके ट्रांसफार्मर की इफ़िशेंसी भी कैसे रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो सिंगल ट्रांसफार्मर यूज़ करने से अच्छा है कि हम शेयरिंग करके 2 ट्रांसफार्मर को यूज़ करेंगे। दैट्स वाई हमें लोड डिमांड भी सेटिस्फाई होगी और हमारे लॉसेस भी नहीं रहेंगे और इफ़िशेंसी भी हमारे ट्रांसफार्मर की बेटर रहेगी। तो अगर हमें पैरेलल ट्रांसफार्मर यूज़ करने हैं तो उसके कुछ कंडीशंस है, उसको हमें सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। द फर्स्ट कंडीशन इज़ वोल्टेज रेटिंग ऑफ बोथ द ट्रांसफार्मर मस्ट बी आइडेंटिकल। अगर मुझे 2 ट्रांसफार्मर यूज़ करने हैं तो दोनों ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है, वोल्टेज रेटिंग है, वो सेम होनी चाहिए। अगर एक ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेटिंग है 230/230 वोल्ट और मैं दूसरा यूज़ कर रही हूँ 230/115, सेकेंडरी में मुझे कम मिल रहा है, वैसा नहीं चलेगा। दोनों भी ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेटिंग कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। परसेंटेज पर यूनिट इम्पिडेंस शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दोनों का इम्पिडेंस रेशियो भी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। X/R रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर वाइंडिंग शुड बी इक्वल। दोनों भी ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग रेशियो भी कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दोनों ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी भी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर आपने एक ट्रांसफार्मर पॉजिटिव एडिटिव सब्सट्रैक्टिव बोल सकते हो या पॉजिटिव निगेटिव पोलैरिटी में लगाया, दूसरा उल्टा लगाओगे, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों की पोलैरिटी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन प्राइमरी वोल्टेज मस्ट बी सेम। और ये दोनों भी ट्रांसफार्मर का फेज डिस्प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तभी आप 2 ट्रांसफार्मर को पैरेलली लोड शेयरिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। देन हम देखेंगे कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर को कूल करने के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। फर्स्ट इज़ एयर, नेचुरली एयर के थ्रू आप ट्रांसफार्मर को ठंडा कर सकते हो। बट ये जो ट्रांसफार्मर है वो कम रेटिंग का रहेगा। अगर ट्रांसफार्मर की रेटिंग ज़्यादा है तो आप नेचुरली उसको अगर ठंडा करने जाओगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। एयर फोर्स, अगर थोड़ा ज़्यादा रेटिंग का है तो हम फोर्सफुली उसको ठंडा कर सकते हैं। ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल, ऑयल को भी ठंडा कर सकते हैं।
ऑयल ठंडा करके देन एयर को भी, नेचुरल एयर को भी प्रोवाइड करके हम ट्रांसफार्मर की कूलिंग कर सकते हैं। सेकेंड टाइप इज़ ऑयल फोर्स्ड एयर नेचुरल। ऑयल को फोर्सफुली ठंडा करेंगे और बाकी ट्रांसफार्मर को नेचुरली ठंडा करेंगे। ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड, ऑयल को नेचुरली ठंडा करेंगे और बाकी ट्रांसफार्मर को फोर्सफुली एयर देके ठंडा कर सकते हैं। दूसरा टाइप है ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स। ऑयल और ट्रांसफार्मर दोनों को फोर्सफुली ठंडा करेंगे। नेक्स्ट वन इज ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स और लास्ट वन इज द ऑयल फोर्स वाटर फोर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे एयर नेचुरल। दिस टाइप ऑफ कूलिंग इज यूज फॉर naturally small dry type transformer. The air in the surrounding nature of the transformer is used for cooling and this is suitable for the transformer up to rating 25 kVA. तो ये जो होता है यहाँ ट्रांसफॉर्मर, ड्राई टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर को ही हम नेचुरली ठंडा कर सकते हैं। और कैसे ठंडे करेंगे? सराउंडिंग एयर से हम ट्रांसफार्मर को कूल करेंगे और ये जो ट्रांसफार्मर है उसका रेटिंग सिर्फ 25 kVA तक ही आप कूल कर सकते हो। देन एयर फोर्स, दिस टाइप ऑफ कूलिंग इज यूज फॉर द ड्राई टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, स्लाइटली हायर रेटिंग। द फोर्स्ड अपॉन बैंक सरफेस टू इंक्रीज द रेट ऑफ हीट ऑफ डेसिपेशन। तो आपको फोर्सफुली ठंडा करना है तो यहाँ पे भी ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर को ही आप फोर्सफुली ठंडा कर सकते हो, बट इसका जो रेटिंग है स्लाइटली हायर रहेगा, यानी 25 kVA से थोड़ा ज़्यादा, जैसे आप बोल सकते हैं 30 kVA वगैरह। देन आप इसको फोर्सफुली एयर प्रोवाइड करके कूलिंग कर सकते हो। Then next one is oil natural, air natural. This type of transformer is used for the transformer operating 13 MVA. The basic structure of transformer completely kept in the oil of transformer tank. When the transformer get loaded, the winding and the core heated and generated heat absorbed by the oil and heated oil is cooled by the natural air. तो ये जो ट्रांसफार्मर का टाइप है वो कितने MVA तक होगा? 13 MVA के ट्रांसफार्मर को आप ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल से कूल कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, ये जो ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो कम्प्लीटली ऑयल में डूबा हुआ होता है। तो वो क्या करेगा, जब भी आपके वाइंडिंग हीट होगी, ट्रांसफार्मर ऑन रहेगा तो वाइंडिंग हीट होंगी क्योंकि उसमें से पावर फ्लो होते रहेगा। तो ये जो ऑयल क्या करता है, हीट हुए वाले वाइंडिंग का जो हीट है वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। अब आप बताइए, जब वाइंडिंग हीट होंगी और वो जो अगर ऑयल में पूरी तरह डब्ड है तो वो क्या करेगा, ऑयल को हीट करेगा, वाइंडिंग का जो हीट है वो पूरा ऑयल एब्जॉर्ब करेगा, तो ऑयल हीट होगा, तो उस ऑयल को हम नेचुरली एयर से ठंडा करेंगे। So next is oil forced air force. This type of cooling is used for the transformer rating above 16 MVA. Inside the heat exchanger, heat from the oil is transformer for cooling water. This type of cooling is used for the rating of few MVA. ये जो फोर्सफुली हम ट्रांसफार्मर को कूल कर रहे हैं वो 16 MVA के रेटिंग का ट्रांसफार्मर हम कूल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक हीट एक्सचेंजर होगा, मतलब यहाँ पे एक ट्यूब होता है जिससे वाटर फ्लो होता है। तो वो क्या करेगा, जब ऑयल जब हीट होगा, वाइंडिंग के वजह से जब ऑयल हीट होगा तो वो जो हीट एक्सचेंजर में से जो वाटर फ्लो करेगा तो उस वाटर के वजह से ये जो ऑयल ठंडा होगा, मतलब हम फोर्सफुली ऑयल को ठंडा कर रहे हैं और फोर्सफुली उसमें हम एयर भी प्रोवाइड करेंगे। जैसे हम फ़ैन यूज़ करेंगे, आपने कभी ट्रांसफार्मर देखा होगा सबस्टेशन में, तो उसके नीचे बेस साइड में फैंस लगे हुए होते हैं जो कूलिंग के लिए यूज्ड होते हैं। Then the next is oil natural air force. In this method, the transformer of heat from various parts of transformer takes place naturally, explained by ONF type cooling. When the hot air is cooled by the fans are used which are mounted below or near the transformer and forced air given from this fan.
तो ऑयल को नेचुरली ठंडा कर सकते हैं बाय हीट एक्सचेंजर से, और एयर प्रोवाइड करेंगे हम कैसे, फैंस से जो ट्रांसफार्मर के बिलो या फिर आजू बाजू में लगा होता है। नाउ द समरी। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा है, पार्ट्स ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर, कौन से थ्री फेज ट्रांसफार्मर के पार्ट्स है, उसका वर्किंग क्या है, फंक्शन क्या है, ये हमने देखा। देन कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर हमने देखा कि अगर हमें पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर करना है तो उसके लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी, ये हमने इस वीडियो में देखा है। देन कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, कूलिंग के कितने टाइप्स होते हैं, देन उस टाइप को हम डिटेल में देखे हैं कि उसको कैसे हम नेचुरली और फोर्सफुली ठंडा करते हैं। अब हम देखेंगे पीओ मैपिंग। हमारा PO1 इज़ बेसिक नॉलेज, तो आपको इससे थ्री फेज ट्रांसफार्मर का बेसिक नॉलेज मिल रहा है, दैट्स वाई PO1 सेटिस्फाई हो रहा है। देन PO6 इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जब भी अब आप सबस्टेशन में जाओगे या माइक्रो प्रोजेक्ट करोगे या प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तब आपको ट्रांसफार्मर का नॉलेज है, तो आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेटिस्फाई हो रहा है। देन PO7 इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जब भी आप इंडस्ट्री में वर्क करोगे तब आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है एज अ डिप्लोमा इंजीनियर, जो आपको इस वीडियो से मिल रहा है। थैंक यू।